साथियों, 1 जनवरी 2026 से प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। उनके अवकाश नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे। इसमें 10 महत्वपूर्ण बड़े बदलाव किए गए हैं, जो हम सभी को प्रभावित करने वाले हैं। इसमें से अवकाश नकदीकरण का जो बदलाव है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका सीधा-सीधा लाभ शिक्षकों को मिलने जा रहा है। नमस्कार साथियों, हम इन बदलावों को समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो में आए हैं, इसके लिए आपका हम स्वागत करते हैं। संपूर्ण नियमों को विस्तार से समझने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको अपनी नौकरी के संबंध में जानकारी चाहिए, तो आपको इन वीडियो के साथ बना रहना होगा। देखिए, इस अवकाश को जो नाम है, वो है मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025। ये 1 जनवरी 2026 से प्रदेश में लागू होने जा रहा है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है, वो ये है कि जिन कर्मचारियों को अवकाश 1 जनवरी 2025 से पहले स्वीकृत कर दिया गया है और वे अवकाश पर हैं, तो उन्हें पुराने नियमों के अनुसार ही लाभ मिलता रहेगा। लेकिन अगर उन्हें पहले स्वीकृत कर दिया गया है और वो जनवरी में अवकाश में जाने वाले हैं, तो उन्हें वो अवकाश आदेश जो है निरस्त कर दिया जाएगा और नए अवकाश नियमों के अनुसार कार्यवाही होगी। यह जो है बदलाव, यह सीसीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, देखिए, ये मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 है। ये राज्य के कर्मचारियों पर ही लागू होता है। दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, संविदा कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर आय केंद्र के कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर यह लागू नहीं होता है। देखिए, अवकाश के सामान्य सा नियम है। एक बहुत बड़ा मतलब बवाल मचा हुआ है इस चीज़ पे कि अवकाश अधिकार नहीं है। सारी मीडिया ने इसी पे हंगामा मचा रखा है कि अवकाश को भई मतलब अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। भई अधिकार पहले भी नहीं था, अवकाश आज भी अधिकार नहीं है और अवकाश आगे भी अधिकार नहीं रहेगा। अवकाश किसी भी कार्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था और अ, कामकाज के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सक्षम अधिकारी जो है वो उसे स्वीकृत करता है। ठीक है? इसको आप महत्वपूर्ण तरीके से आप समझ लीजिए। अवकाश जो है वह जनहित में होना आवश्यक है और भई जब भी आवश्यकता होती है, सरकार या सक्षम अधिकारी इस अवकाश को निरस्त कर सकता है और आपको वापस ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष पूर्व अवकाशों को अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और शासन आदेश 1964 के अनुसार आकस्मिक अवकाश जो हैं, वह अवकाश नहीं माने जाते हैं। कर्मचारी उसमें ऑन ड्यूटी पे रहता है, इसलिए उन्हें अवकाश नहीं माना जाता है। देखिए, अवकाश अवधि से अधिक रुकना, यह डाइस नॉन माना जाएगा। हमेशा उसे अकार्य दिवस माना जाएगा और उससे आपकी सीनियरिटी प्रभावित होती है ना? अवकाश अवधि में आपको अवकाश वेतन मिलता है, मतलब जिस महीने में आप अवकाश पे गए हैं, उसके पूर्व माह का जो वेतन है, उसके अनुसार ही हमें वेतन मिलता है। यह महत्वपूर्ण बदलाव हमें कहाँ प्रभावित करता है? 1 जुलाई को। यदि हम 1 जुलाई से अवकाश पे जा रहे हैं, तो हमें जून महीने का ही वेतन मिलेगा। आप जानते हैं कि जुलाई महीने में सामान्यतः इंक्रीमेंट लगता है और महँगाई भत्ता मिलता है। तो हमें जब तक अवकाश से वापस नहीं जाते, बिना महँगाई भत्ते और इंक्रीमेंट के हमें पूर्व वाला वेतन ही, पूर्व माह का वेतन ही हमें मिलता है और अवकाश स्वीकृत करने पर सक्षम अधिकारी जो है, वह हमें अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाशों की भी सूचना देगा। देखिए, अवकाश आवेदन जो है, वो सामान्य रूप से 3 सप्ताह पहले आवेदन कर देना चाहिए, अस्वस्थता की स्थिति को छोड़कर। अगर आप अस्वस्थ हैं, तो पंजीकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र लगेगा, जो फॉर्म नंबर 3 में दिया जाएगा। आप फिट होकर जब लौटते हैं, स्वस्थ होकर, तो आप फॉर्म नंबर 4 देंगे। अवकाश आवेदन फॉर्म जो होता है, फॉर्म 1 में उपलब्ध रहता है। हम इन सभी अवकाश आवेदन फॉर्म की और पूरे अवकाश नियमों की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध करा देंगे। आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, सक्षम अधिकारी को अगर संदेह होता है कि आपकी बीमारी या अस्वस्थता जो है वो संदिग्ध है, तो वह आपको मेडिकल बोर्ड के पास भी भेज सकता है। देखिए, अधिकतम सीमाएँ जो थी वह 1977 के अनुसार 5 वर्ष थी। उस वर्ष आप अधिकतम 5 वर्ष तक अवकाश पर रह सकते थे, लेकिन अब बहुत बड़ा बदलाव किया गया है
कि 5 वर्ष तक की अवधि तक आप लगातार अनुपस्थित रहते हैं, तो आपको यह माना जाएगा कि आपने सेवा से त्यागपत्र दे दिया गया है। जबकि 1977 के नियमों के अनुसार आप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होती थी और वहाँ पे फिर थोड़ा-सा समन्वय की गुंजाइश रह जाती थी। लेकिन अब वो गुंजाइश नहीं रह गई है। यही माना जाएगा कि आपने स्वयं ही नौकरी छोड़ दी है। इस अनुपस्थिति की अवधि में भी आपको निजी व्यवसाय करने की कोई अनुमति नहीं लेगी। लेकिन 1977 के नियमों में क्या था कि आपको फरलो योजना के अंतर्गत निजी व्यवसाय करने की भी अनुमति थी। देखिए, लघुकृत अवकाश, हम अब अवकाश पे हम आ जाते हैं। अवकाश कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला अवकाश जो होता है, वह अर्धवेतन अवकाश होता है। आपको मैं यहाँ एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि कर्मचारियों के अवकाश लेखा में चिकित्सा अवकाश जैसा कोई भी अवकाश नहीं होता है, ना उसका कोई लेखा संधारित किया जाता है और न ही नियमों में चिकित्सा अवकाश जैसा कोई अवकाश उल्लेखित होता है। हमेशा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर जो अवकाश है, वह हमें अर्धवेतन अवकाश से ही मिलता है। इस बार बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि ये जो अर्धवेतन अवकाश है, जिसे हम एचपीएल कहते हैं, वे नकदीकरण में भी जुड़ेंगे। इसका लाभ क्या होगा, आपको हम इसी वीडियो में अंत में बताएँगे, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, एचपीएल क्या होती है, जब एचपीएल जमा होती है ना खाते में, तो वह आधे दिन का वेतन हमारे पास जमा होता है और जब इसका भुगतान किया जाता है, तो दुगुना काट के हमें भुगतान किया जाता है। लेकिन कई परिस्थितियों में, जैसे इस बार बदलाव किया गया है, एचपीएल में आधे दिन का वेतन ही दिया जाएगा, जो पहले नहीं होता था। अब एचपीएल में हमें आधे दिन का वेतन भी दिया जा सकता है ना? 1977 के नियमों में क्या था? एक दूसरा बदलाव की बात कर रहे हैं। 1977 के नियम में आप बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 5 दिन तक की सीमा थी कि आप बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के एक साथ 5 दिन का अवकाश भी ले सकते थे। वरन अब इन नियमों में व्यवस्था कर दी गई है कि आप संपूर्ण सेवा काल में 90 दिवस और एक साथ इस बार अधिकतम 7 दिन का अवकाश आप बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के ले सकते हैं। साथियों, अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश जो है, वह कर्मचारियों को 30 दिन का मिलता है। गैर अवकाश विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन्हें उसको एडवांस में भुगतान किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले ये एडवांस नहीं होता था, ये पूरी सेवा करने के बाद 1 माह की 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद हमारे खाते में जोड़ा जाता था। अभी इसकी अधिकतम संचय सीमा क्या है? 300 दिन है ना? एक बार में उपभोग की सीमा भी बदली गई है। 1977 के नियमों में 120 दिन थी, अब 180 दिन कर दी गई है। साथ ही एक और बदलाव हुआ है कि 1977 के नियमों में आप भारत के बाहर अगर अर्जित अवकाश का उपभोग करते थे, तो आप 180 दिन ही उपभोग कर सकते थे और यहाँ पर अब बदलाव किया गया है कि अब आप 300 दिन का उपभोग भारत के बाहर रहने पर भी कर सकते हैं। देखिए, जितने दिवस का पदभार ग्रहण काल का लाभ नहीं लिया है, मतलब जो ट्रांसफर होकर आदमी कोई कर्मचारी जाता है अपने मुख्यालय पर, नए मुख्यालय पर, तो उसे 10 दिन का 1000 किलोमीटर तक अवकाश मिलता है और 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 12 दिन का अवकाश का लाभ मिलता है। तो यहाँ पे यह बदलाव किया गया है महत्वपूर्ण कि अगर आप स्थानांतरित होकर कहीं जाते हैं, तो आपको सर्वप्रथम जॉइन होने के बाद आपके जितने दिन अवकाश, मतलब जो अवधि आपके लिए स्वीकृत है, उसमें से आप जितना दिन शेष बच जाता है, वह अवधि अर्जित अवकाश में जुड़ेगी। साथ ही अब देखिए, अर्जित अवकाश का जो लाभ है, विश्राम अवकाश विभाग में किस प्रकार से प्रदान किया गया है, आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 2008 में शिक्षकों को या उच्च शिक्षा विभाग में या तकनीकी शिक्षा विभाग में या कौशल जो विकास विभाग होता है हमारा, जिसमें आईटीआई वगैरह होती हैं, उनके शिक्षकों को अर्जित अवकाश 2008 से समाप्त कर दिया गया था और इस भूतक्षी प्रभाव से समाप्त किया गया था। इसका आशय है कि अगर आपके खाते में भी जमा होंगे, तो 10 अवकाश जो वार्षिक रूप से जमा होते हैं, वे निरस्त कर दिए गए थे। अब ये अवकाश लगता है सरकार ने अपनी गलती मान ली है और इसे पुनः प्रारंभ किया गया है। लेकिन इसमें कंडीशन और भी आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये अवकाश जो शिक्षकों को है, वो 10 दिन ही मिलेंगे वर्ष में, 5-5 दिन
जुलाई और जनवरी में जोड़े जाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे कटौती शिक्षकों के साथ हुई है। जब 2008 में शिक्षकों को अर्जित अवकाश बंद किए गए थे, तो उन्हें एचपीएल 5 10 एचपीएल दिए गए थे, 5 लघुकृत अवकाश खाते में जोड़ने की सुविधा भी दी गई थी, जो अब बंद कर दी गई है। पहले मतलब शिक्षकों को 15 दिवस का लघुकृत और या 30 दिवस का अर्धवेतन अवकाश वार्षिक रूप से जमा होता था, अन्य कर्मचारियों को 20 होता था। तो यह यहाँ पे सुविधा समाप्त कर दी गई है। एक और नियमों में ही उल्लेखित कर दिया गया है कि शिक्षकों को या विश्राम अवकाश विभाग के जो कर्मचारी शिक्षक ही होते हैं, उनमें से जो कर्मचारी बिल्कुल अर्जित मतलब 30 ग्रीष्मावकाश का लाभ नहीं लेते हैं, पूरे 30 दिन वह काम करते हैं, तो उन्हें अर्जित अवकाश पूरा अन्य कर्मचारी के समान 30 दिन का मिलेगा। जिसमें हम जैसे हमारे प्राचार्य हो गए, हमारे जन शिक्षक साथी हो गए, हमारे पीएससी हो गए या कार्यालयों में शासन के आदेश से कार्य कर रहे कर्मचारी, उन्हें भी 30 दिन का पूरा अर्जित अवकाश मिलेगा अगर वे ग्रीष्मावकाश का लाभ नहीं लेते हैं। इसके साथ ही एक और बदलाव जो महत्वपूर्ण किया गया है कि 10 दिवस का कार्य अगर करना होगा, न्यूनतम 10 दिवस का कार्य करना ही होगा ग्रीष्मावकाश में, तभी कर्मचारियों को उनका अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा। यह 10 दिवस का कार्य भी उच्च अधिकारियों के आदेश से ही करना होगा और उस पर आपको 10 दिवस में कार्य करने पर 4 दिन का लाभ मिलेगा। 20 दिवस में काम का आप करते हैं तो आपको 9 दिन का लाभ मिलेगा और 30 दिन का आप काम करते हैं तो आपको 14 दिन का लाभ इन नियमों के अधीन प्रदान किया जाएगा। आप 30 दिन पूरा किसी ड्यूटी लग जाती है कई बार हमारी, तो हमें ये पूरा इस फॉर्मूले के आधार पे हमें लाभ मिलेगा। 30 दिन का तो अगर हम पूरा ही लाभ नहीं ले पाते हैं, क्षमा करें, 30 दिन का हम पूरा ही लाभ नहीं ले पाते हैं, तो हमें एक पूरे 30 दिन अवकाश खाते में जुड़ेंगे। देखिए, शेष जो शर्तें हैं कर्मचारियों के अन्य कर्मचारियों के सामान्य उपभोग की जो सीमाएँ हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब एक अवकाश होता है अदेय एवं असाधारण अवकाश। साथियों, ये क्या होता है कि जब कर्मचारी अनुपस्थित हो जाता है, परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि वह अनुपस्थित हो गया, तो उसे ये अवकाश प्रदान किया जाता है। अदेय अवकाश में क्या होता है कि यह अग्रिम भी स्वीकृत किए जा सकते हैं, पूरे सेवा काल में 360 दिन स्वीकृत किए जा सकते हैं, है ना? पूरा 1 वर्ष किया जा सकता है स्वीकृत पूरे सेवा काल में, 90 दिन एक साथ और 180 दिन बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के भी इन्हें स्वीकृत किया जा सकता है और उतना ही स्वीकृत होंगे ये अदेय अवकाश, जितना कि आपके भविष्य में अर्जित होने की संभावना हो अवकाश, मतलब आप जो अर्जित अपना जो एचपीएल और अर्जित अवकाश जो आपके खाते में दर्ज होने की संभावना हो, उतने ही अवकाश स्वीकृत किए जाएँगे। ये असाधारण में मतलब अदेय, इसमें कोई वेतन नहीं मिलता है ना? इसके अलावा असाधारण अवकाश होता है, जब कोई भी छुट्टी कर्मचारी के खाते में शेष न बची हो, तो कर्मचारी के माँगने पर उसे यह छुट्टी प्रदान की जा सकती है और ये भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत की जा सकती है ना? ये असाधारण अवकाश हो गया। अब बहुत बड़ा बदलाव जो है मातृत्व अवकाश में भी किया गया है सर। मातृत्व अवकाश में पहले क्या होता था कि सरोगेसी और कमीशनिंग मदर्स जो होती थी उनको ये लाभ नहीं मिलता था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि सरोगेसी से जन्म मतलब बच्चों को जन्म देने वाली माताएँ और कमीशनिंग मदर जो सरोगेसी के माध्यम से किराए की कोख लेके बच्चों को जन्म देती हैं, उनको भी ये दोनों को लाभ मिलेगा। दोनों ही अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो दोनों को ही 180 दिवस का लाभ मिलेगा और अगर इसमें से सरोगेट मदर सरकारी कर्मचारी है तो उसे मिलेगा, अगर कमीशनिंग मदर ही सरकारी कर्मचारी है तो उसे लाभ मिलेगा। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि मतलब जो संपूर्ण सेवा काल में गर्भपात के मामलों में भी 45 दिन का अवकाश महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। ये तो पहले की तरह ही है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, अगर महिला कर्मचारी के खाते में लघुकृत अवकाश या अर्धवेतन अवकाश है उपलब्ध, तो महिला कर्मचारी अब बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के मातृत्व अवकाश के पहले या बाद में 60 दिन का अतिरिक्त लघुकृत अवकाश स्वीकृत करवा सकती है। इसके लिए उन्हें मेडिकल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी, ये पहले नहीं मिलता था। अब एक पितृत्व अवकाश में भी जो है सरोगेसी के मामले में जो कमीशनिंग फादर है,
उन्हें भी अवकाश मिलेगा। पत्नी का प्रसव होने देखिए इसकी जो शर्त है पितृत्व अवकाश की, पत्नी का प्रसव होने के 15 दिन पहले से लेकर प्रसव के 6 माह पश्चात तक 15 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ना? दत्तक ग्रहण करने के मामले में भी बच्चा जब 1 साल का होता है, तब तक पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसमें कोई मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और यह अवकाश अस्वीकृत नहीं किया जाता है सामान्यतः, है ना? 1977 के नियमों में क्या था साथियों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। 1977 के नियमों में क्या था कि सरोगेसी के मामले में कमिश्निंग फादर को यह अवकाश नहीं मिलता था। अब दत्तक ग्रहण अवकाश जो है महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए संतान की आयु अगर 12 महीने की होती है, तब तक उन्हें 70 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। 1977 के नियम में क्या था? यह 60 दिन का होता था। अगर महिला कर्मचारी आवेदन करती है, तो उसे 60 दिन का लघुगत अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के भी स्वीकृत किया जाएगा। अब संतान पालन अवकाश, शिक्षकों में बहुत बड़ा तबका जो है इससे प्रभावित होने वाला और बहुत बड़ा बदलाव इसमें किए गए हैं। कई बदलाव किए गए हैं 1977 के नियम की तुलना में। यहाँ पे क्या है कि अब पुरुषों को भी ये प्रदान किया गया है। एकल पुरुष जो होते हैं, जिनके विधुर हैं, तलाकशुदा हैं या परित्यक्त हैं, उन और पालक हैं, तो उन्हें भी अपने बच्चों के 18 साल के होने तक ये लाभ अवकाश का लाभ मिलेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण और बदलाव किया गया है कि अब ये जो अवकाश है, पहले 365 दिन तो 100% वेतन के साथ मिलेगा, 366 से 730 दिन तक ये 80% वेतन के साथ मिलेगा। अगर कर्मचारी का संतान जो है दिव्यांग है, तो 22 वर्ष की आयु तक जो दिव्यांग बच्चा है 22 वर्ष का जब तक हो जाएगा, तब तक उसे यह अवकाश कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा। सामान्य संतान की स्थिति में 18 वर्ष की आयु तक के ही लाभ मिलेंगे। तो ये संपूर्ण सेवा काल में 730 दिन का है। देखिए इसमें एक और बदलाव जो किया गया है कि न्यूनतम 5 दिन का जो अवकाश है स्वीकृत कराना होगा। पूर्व के जो नियम थे 1977 के, तब हमें केवल 1 दिन के अवकाश को भी 1 बार माना जाता था। अब न्यूनतम 5 दिन का अवकाश स्वीकृत कराना होगा। महिला पुरुषों को वर्ष में 3 बार ही लेने की सुविधा होगी अवकाश को, और जो एकल माताएँ हैं, जो विधवा हैं, परित्यक्त हैं या तलाकशुदा हैं, उन महिलाओं को वर्ष में 6 बार अवकाश लेने की सुविधा भी प्रदान की गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि 1977 के नियमों में क्या उल्लेख था कि अगर महिला कर्मचारी ही अगर अवकाश पे जाती है, तो उसका पद रिक्त माना जाता था और वहाँ पे किसी की पदस्थापना की जा सकती थी। लेकिन इन नियमों में अभी कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि वह पद रिक्त माना जाएगा। भविष्य में कुछ अगर सरकार आदेश जारी करती है, नियमों में संशोधन करती है, तो उसका अभी हम नहीं कह सकते हैं। अब विशेष निर्योग्यता अवकाश, देखिए ये क्या बहुत महत्वपूर्ण अवकाश होता है। ऐसे कर्मचारियों को मिलता है जो जिनको जानबूझकर चोट पहुँचाई गई है। हम जानते हैं आजकल चिकित्सकों पे हमले होते हैं स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस कर्मचारी बेचारे आए दिन मुठभेड़ होती है उनकी पब्लिक से, भीड़ से, तो जब जानबूझकर कर किसी कर्मचारी को चोट पहुँचाई जाती है, तो उसे अधिकतम 24 माह तक अवकाश प्रदान किया जा सकता है। इसमें 180 दिन तो पूर्ण वेतन के आधार पर उसको अवकाश मिलेगा कर्मचारी को, और बाकी उसे आधा वेतन का अवकाश मिलेगा। इस प्रकार 24 माह तक उन्हें अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। आकस्मिक क्षति, कई बार क्या होता है और ऐसे जोखिम भरे कार्य करने वाले कर्मचारी जिससे कि उनकी बीमारी होने की आशंका रहती है, बाद में बीमार हो सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें ड्यूटी के दौरान आकस्मिक क्षति और बीमार होने पर 180 दिन का पूरा वेतन का अवकाश मिलेगा और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ मिलेगा। ये आवश्यक नहीं है कि ये उसी दिन से, जिस दिन घायल हुए उसी दिन से मिल जाए, बाद में भी मिल सकता है। देखिए अध्ययन अवकाश, इस अवकाश के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह जनहित में होना आवश्यक है। अध्ययन अवकाश क्या होता है? सामान्य रूप से जनहित में होना आवश्यक होता है ना? इसमें बहुत बदलाव किए गए हैं। 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होना चाहिए, है ना? और 5 अवकाश खत्म होने के बाद सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष शेष होना चाहिए, है ना? एक बार में 12 माह का ही स्वीकृत किया जाएगा, 2 किश्तों में 24 माह का स्वीकृत किया जाएगा। चिकित्सकों के लिए 36 माह की अवधि हो सकती है, जो पीजी करते हैं चिकित्सक हमारे जो नौकरी पे हैं, और उन्हें पीजी की अगर करने जाना होता है, तो उन्हें 36 माह तक का अवसर मिलेगा। 4 माह बिना वेतन
या बिना वेतन या बिना वेतन के बढ़ाया जा सकेगा, जैसे भी कर्मचारी के खाते की अवकाश खाते की स्थिति है उसके आधार पर। प्रपत्र 6 में इसके आवेदन करना होगा, है ना? और साथ में इसमें बॉन्ड जमा करना होगा। 5 वर्ष सेवा नहीं छोड़ने का बॉन्ड करना होगा। इसमें भी यह है कि इस बॉन्ड का उल्लंघन करते हैं तो पूरा अवकाश वेतन एवं भत्ते ब्याज सहित जमा करने होंगे। देखिए, ये जो है, ये अवकाश स्वीकृत कौन करेगा? ये शासन। आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं, उस विभाग का प्रमुख सचिव ही आपका ये स्वीकृत करेगा अवकाश। पहले क्या था, इस नियम में बदलाव ये हुआ है कि 1970 में ये जो सीमा थी 5-5 वर्ष वाली, ये पहले 3-3 वर्ष की थी और इसमें चिकित्सकों के लिए भी 36 माह के अवकाश की सुविधा नहीं की गई थी। देखिए, परीक्षा अवधि के संबंध में बताना चाहूँगा, सभी प्रकार के अवकाश इस बार बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत करवाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ चिकित्सा अवकाश को ही परीक्षा अवधि का हिस्सा माना जाएगा। चिकित्सा अवकाश, चिकित्सकीय आधार पर भी जो अवकाश है, वह आपको अर्ध वेतन का ही मिलेगा। मतलब आपने 1 महीने का अगर वर्ष में अवकाश किया है, तो आपको 15 दिन का वेतन मिलेगा। इस प्रकार से आपका स्वीकृत किया जाएगा। अवैतनिक अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किए जाएँगे। असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएँगे। अर्जित अवकाश का लाभ भी नहीं मिलेगा कर्मचारी को। यह खाते में तो दर्ज होंगे, लेकिन वह अवकाश पे नहीं जा सकता है। प्रसूति अवकाश और सीसीएल दोनों की पात्रता कर्मचारी को रहेगी, लेकिन इसकी जो अवधि है, वह आपकी परीक्षा अवधि के साथ नहीं जोड़ी जाएगी, मतलब आपकी परीक्षा अवधि में वृद्धि होगी, है ना? यह जो है 3 हिस्सों में इसका अलग-अलग उल्लेख है परीक्षा अवधि के अवकाश के संबंध में, है ना? अब उस सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है या बिल्कुल दबित जुबान से की जा रही है, वह है अवकाश नकदीकरण का लाभ। साथियों, ये पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में कि कर्मचारियों की इतनी चिंता की गई है। मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में क्योंकि ये नहीं देखा जाता है कि एचपीएल को भी नकदीकरण में जोड़ा जा रहा है। अब अर्जित अवकाश के साथ एचपीएल भी जोड़ी जाएगी और 300 दिन की सीमा तक उसे पूरा किया जोड़कर पूरा किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत होती है रिटायरमेंट के समय जब उसे 10 महीने का वेतन मिलता है, या परिस्थितियों के हिसाब से हम बताएँगे, उससे डिस्कशन करेंगे कैसे होगा इसका लाभ। 1977 के नियमों में क्या होता था कि अर्ध वेतन वाले अवकाश को नहीं जोड़ा जाता जाता था। यह निर्णय सिर्फ़ और सिर्फ़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही प्राप्त था। देखिए, अवकाश नकदीकरण क्या होता है, कैसे मिला है? सेवानिवृत्ति पर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर, वीआरएस पर या मृत्यु होने पर कर्मचारी की, उसे प्रदान किया जाएगा। तो अब इसका क्या एक फ़ॉर्मूला सरकार ने बनाया है, मैं यहाँ उसके बारे में आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। इसका क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा जो लाभ है, वह शिक्षकों को मिलने वाला है। उदाहरण के लिए हम ये देखते हैं कि किसी कर्मचारी के पास 200 दिन अर्जित अवकाश शेष बचे हैं और 200 दिन का ही उसका अर्ध वेतन अवकाश पड़ा है। तो स यहाँ पे सक्षम अधिकारी है, वह 300 दिन का आपका अर्जित अवकाश अवकाश नकदीकरण स्वीकृत कर देगा। मतलब 200 दिन का अर्जित अवकाश और 100 दिन का अर्ध वेतन अवकाश। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखी गई है कि अर्ध वेतन के आधार पर ही आपको अवकाश मिलेगा। मतलब जो 100 दिन का अर्ध वेतन अवकाश हमें नगद हुआ है, 50 दिन का वेतन हमें मिलेगा आधा करने के बाद, उसको लघुकृत कर दें, है ना? तो इस प्रकार ही हमें लाभ मिलेगा और यह सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है, वह शिक्षकों को होने वाला है। शिक्षकों को इसलिए होने वाला है साथियों, क्योंकि 2008 से जो है, वह अर्जित अवकाश शिक्षकों के बंद कर दिए गए और पूर्व के जो अवकाश खाते में दर्ज अर्जित अवकाश थे, वह भी खत्म कर दिए गए। तो यहाँ पे सीधा-सीधा लाभ ऐसे शिक्षकों को होने वाला है, जो अभी हाल-फिलहाल में 1-2 साल में, 3 साल में रिटायर होने वाले हैं और उनके खातों में अर्जित अवकाश नहीं है। तो वे अर्ध वेतन अवकाश को भी नकदीकरण में जोड़कर उसका लाभ ले सकते हैं। इसमें अच्छा एक और महत्वपूर्ण इसमें यह नियम बनाया गया है कि इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है कि 100 अर्जित अवकाश ही होना चाहिए या 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया गया है। अगर कर्मचारी के खाते में कोई अर्जित अवकाश नहीं है और सिर्फ अर्ध वेतन अवकाश ही 300 हैं, तो आप मान लीजिए कि उसे 150 दिन का वेतन मिलेगा। ये अच्छी खासी रकम हो सकती है और शिक्षकों को इसका सीधा-सीधा लाभ होने वाला है, क्योंकि शिक्षकों को अर्जित अवकाश कम मिलते हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें अवश्य बताएँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। जिन भी अवकाश के संबंध में आप और विस्तार से जानना चाहते हैं, यहाँ कमेंट में उल्लेख उन अवकाश का करें, मैं उसके लिए पृथक से वीडियो बना दूंगा। आप अगर सीएल के नियमों के बारे में भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे